नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानी भागो वाली का पंचम अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जब से नौकरी लगी थी सुरेश की तो उसे बहुत कम घर में रहने का मौका मिला। कभी कभार छुट्टियों में घर आता था तो घर की जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो पाती थी, लिहाजा कॉलेज के जमाने के यार दोस्तों से भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पास पड़ोस में भी कभी बैठने का मौका नहीं मिला था उसे। इस बार वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, सो उसने ठान लिया कि घर पर रहने की बजाय वह यार दोस्तों की कुशल खबर भी लेगा और गांव में भी सबसे मिलेगा। पिछले 5 दिनों से उसका यही क्रम चल रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद निकल जाता, फिर सांझ ढले ही घर आता। कॉलेज के कई यार दोस्त मिले भी और जो नहीं मिल पाए उनके बारे में जानकारी मिली। बचपन की यादें ताजा हो गई। कितना बदल गया है समाज, यार दोस्त भी कितने गंभीर हो गए हैं। सभी तो शादी के बाद जिम्मेदार और बाल बच्चेदार भी तो हो गए हैं। 2-3 दोस्तों ने तो यहीं पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। 2 दोस्त यहीं पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एक दोस्त वीडियो बनकर यहीं पर आया है। सबसे एक एक कर वह मिला, खूब बातें हुई, हंसी मजाक और चुटकुले आदि सुनाने में दिन बीत गया। सुरेश को अपने कॉलेज के दिन खूब याद थे। जी भरकर मौज मस्ती की थी उसने भी अपनी कॉलेज लाइफ में। पिताजी उसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, बहुत सजग थे वह उसकी पढ़ाई के प्रति, पर शुरू से ही सुरेश अपनी कक्षा में अव्वल कभी भी नहीं रहा। पढ़ाई में से उसका अधिक उसका मन यारी दोस्ती में ही लगता था। पढ़ाई को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया उसने। शास्त्री जी की पहली संतान थी वह। मास्टर लोग भी उसे इस नाते खूब प्यार करते थे, बस इसी कारण थोड़ी चपलता आ गई थी उसके स्वभाव में। किसी तरह वह बीए पास करके दिल्ली आ गया। किस्मत से ही उसे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। बस तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है और संतोष करना पड़ रहा है जीवन से। 5 दिन कट गए। अब परसों वापस जाना है, तैयारी भी करनी है लौटने की। देर शाम को घर पहुंचा तो पत्नी का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। क्या हुआ होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, जानने के लिए माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है अब? उसने पूछा। अब तबीयत कैसी होनी है इस बुढ़ापे में, बस किसी तरह से दिन काट रही हूँ। दिल पे बस एक बात रह गई, इन दोनों छोटों की शादी कर दूं तो गंगा नहाऊं, दुखी स्वर में कहा था अम्मा ने। अरे सब हो जाएगा अम्मा, कुलदीप तो नौकरी लग ही गया, अब छोटा भी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, ढांढस दिया था उसने। हाँ, मुझे तो ज़्यादा चिंता इस छोटे की है, इस पर ज़्यादा बोझ आन पड़ा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अम्मा ने बेटे की मन की बात बताई। कुछ देर और बातें हुई। अम्मा ने भोजन लगा दिया। जयदीप भी आ गया था। जयदीप, कितनी रह गई अब तेरी पढ़ाई? सुरेश ने पूछा। बस भैया, अगले महीने परीक्षा है। फिर क्या विचार है आगे? 1-2 जगह फॉर्म भर रखे हैं, देखिए क्या होता है। बस वैसे मेरी मर्जी तो आर्मी में जाने की है, जयदीप बोला। अरे इतना पढ़ लिख कर आर्मी में जाएगा क्या? सुरेश ने पूछा। भैया, आर्मी में तो अब क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं, अब तो आर्मी की नौकरी मिलनी सरल बात नहीं। हाँ, यह तो ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आर्मी के प्रति युवाओं का रुझान जो बढ़ा है। सुरेश उसकी बात से सहमत होकर बोला। सिर्फ रुझान नहीं भैया, सम्मान भी बढ़ा है आर्मी के प्रति लोगों का। अब तो सबको समझ में आ गया है कि सेना ही देश की सच्ची हितैषी है। हाँ, यह तो बिल्कुल सच है। पहले लोग आर्मी और आर्मी के जवान को बहुत हल्के में लेते थे। सुरेश ने सहमति दी। सुरेश ने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया कि अपनी उम्र की तुलना में जयदीप काफी गंभीर है। शायद परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया, वरना उसकी उम्र में तो वह काफी चंचल था। अपने भविष्य और नौकरी के बारे में तो उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। खाना खाकर सुरेश अपने कमरे में चला गया। छुटकी अभी तक दादी के पास ही थी। रश्मि भी कुछ देर खाना खाकर आ गई। रश्मि, छुटकी को भी ले आओ, सुरेश बोला। दादी के पास से अभी ले आती हूँ, कहकर रश्मि बाहर चली गई। कुछ देर बाद छुटकी भी आ गई। वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते छुटकी सो गई। रश्मि ने बत्ती बुझा दी। आज कुछ सुस्त लग रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बात करने के उद्देश्य से सुरेश ने पूछा।
मेरी तबीयत की चिंता क्या है तुम्हें? रुखाई से कहा रश्मि ने। अरे तबीयत खराब है तो बताना चाहिए था ना, सुरेश ने कहा। किसे बताती? आपको फुर्सत होती तब ना। चलो अच्छा, अब तो बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। चलो सिर दबा देता हूँ, मनाने वाले अंदाज में सुरेश ने कहा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, अब ठीक है। कुछ देर खामोशी रही। फिर रश्मि ने ही बात आगे की। कल आप कहीं मत जाना, जाने की भी तैयारी करनी है। रश्मि ने कहा। अरे क्या तैयारी करनी है? कपड़े ही तो पैक करने हैं। वह तो 1 घंटे में कर दूंगा। ढेर सारा काम है, छुटकी को होमवर्क करवाना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं। अरे सब हो जाएगा, कल कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाद में हड़बड़ी मत करना, चेतावनी दी रश्मि ने। सिर्फ मुस्कुरा भर दिया सुरेश। चाहती तो थी रश्मि कि सुरेश से घर के बंटवारे के विषय में खुलकर बात करे, किंतु अपनी बात कहने के लिए उसे यह उचित समय नहीं लगा। चाहने के बाद भी वह भूमिका नहीं बना पाई। किसी भी बात को कहने का कोई उचित अवसर होता है, तभी उस बात का सकारात्मक असर भी होता है। अब केवल कल ही का दिन शेष है, इसलिए ठीक जाने से पहले घर में कोई तनाव पैदा करना ठीक नहीं होगा। सो रश्मि ने मन की बात मन में ही दबा ली। उसने तय किया अब दिल्ली जाकर ही इस विषय पर अपने पति सुरेश से बात करेगी। दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन तो रश्मि को घर व्यवस्थित करने में लग गया। हालांकि देवर तो यहीं था, फिर भी दूसरी जगह से आने के बाद अस्त व्यस्तता महसूस ही तो होती रहती है। हर स्त्री अपना घर बार अपने हिसाब से व्यवस्थित करती है, उसमें थोड़ी सी भी अव्यवस्था उसे बर्दाश्त नहीं होती। रश्मि भी इस छोटे से घर को बड़ी तहजीब से संवारती थी। कई बार तो उसकी पति से भी नोकझोंक हो जाती थी इस मामले में। सुरेश थोड़ा लापरवाह किस्म का आदमी था। ऑफिस से आने के बाद कहीं कपड़े तो कहीं जूते छोड़ देना, सुबह नहाने के पश्चात गीला तौलिया बाथरूम में ही छोड़ देना, ब्रश करने के बाद दूसरी जगह रख देना, अपनी डायरी पेन कहीं और रख देना। ये सब बातें ऐसी थी जिसके लिए रश्मि उसे बार बार टोकती रहती थी। वह चाहती थी कि जो चीज़ जहाँ हो वहीं व्यवस्थित रखी जाए, और और उसे चाय व खाने के बर्तन की जगह भी उसी तरह चाहिए जैसे उसने तय कर रखी। सुरेश उसकी इस आदत से परेशान तो रहता था, किंतु क्या करता, अपनी भी तो आदतें खराब थी। बचपन से ही अपने प्रति काफी लापरवाह था वह। इसका एक कारण यह भी था कि अम्मा ने भरपूर प्यार और सुविधाएं दी थी उसे। कभी एक लोटा पानी तक नहीं उठाया था उसने। घर में सब कुछ अम्मा ही व्यवस्थित किया करती थी। घर से लौटने के बाद पूरा दिन साफ सफाई करती रश्मि। हालांकि घर काफी साफ शुद्ध बना रखा था कुलदीप ने, फिर भी उसे दूसरे के कामों में कुछ ना कुछ खामी नजर आ ही जाती थी। इधर के बर्तन उधर, यहाँ के कपड़े वहां करते करते कमर दुख गई थी उसकी, काफी थक भी गई थी। साय को उसने जल्दी खाना बनाया और लेट गई। कल से छुटकी का स्कूल भी था और पतिदेव का ऑफिस भी। एक सप्ताह घर रहने के पश्चात अब उसे किराए के इन 2 कमरों में घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि वहां भी घर छोटा ही था, किंतु खुली खुली जगह थी। बाहर भीतर बाएं दाएं चारों तरफ खुला ताजा हवा और सुंदर नजारे। यहाँ तो तंग और बदबूदार गलियों के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। 2 कमरों की इस गृहस्थी में कितना मुश्किल होता है एक परिवार का गुजारा करना। ऊपर से देवर अलग से यहीं रहता है। घर में देवर और देवरानी के ठाट बाट बार बार उसके मन मस्तिष्क को झकझोर रहे थे। किंतु कितना उन्मुक्त जीवन जी रहे थे वे लोग। ना कोई जिम्मेदारी, ना किसी तरह का तनाव। साय को खाना खाने के बाद बिस्तर साफ करते हुए सने अपने दिल की बात होठों तक उसने ला ही दी। सुनो जी, वह धीरे से बोली। सुनाओ जी, उसी तर्ज में सुरेश भी बोला। देवर जी की अब नौकरी लग गई है। हाँ खुशी की बात है, हाँ खुशी की बात है, पर मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ तो कह दो। मैं कह रही थी कि अब उनको अपना इंतजाम खुद अलग से कर लेना चाहिए। क्या? सोते से जैसे जाग गया सुरेश। यह क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ। अब हमारी बच्ची भी बड़ी हो रही है। 2 कमरों के इस घर में की जगह में तंगी अलग से है। लेकिन रश्मि अभी उसकी नई नई नौकरी है, कहाँ जाएगा वह कहीं भी जाए, इतनी बड़ी दिल्ली पड़ी है। लोग नहीं रह रहे क्या? ऐसा क्यों कहती हो? वह भी तो कुछ ना कुछ कमा कर दे रहा है तुम्हें। फिर छुटकी को स्कूल छोड़ना लाना, बाजार से सामान लाना, इतनी सब मदद तो करता है हमारी। तो तुम यह समझते हो कि उसकी कमाई से ही हमारा घर चल रहा है? उसका दिया हुआ तो उसके साबुन पेस्ट के लिए भी पूरा नहीं होता। रही बाजार से सामान और छुटकी को छोड़ने लाने की बात, वह मैं स्वयं भी कर सकती हूँ। इतना वक्त तो है ही मेरे पास। रश्मि ने
उसके तर्क का अकाट्य जवाब दिया। लेकिन रश्मि, हमारा कुछ फर्ज भी तो है उसके प्रति, फिर माँ क्या सोचेगी? लाचार सुरेश ने आखिरी हथियार फेंका। हाँ, उंगली हवा में नचाकर रश्मि बोली, फर्ज का ठेका क्या अकेले तुमने ले रखा है उम्र भर? यहाँ हम इतनी तंगी में जीवन गुजार रहे हैं और तुम कहते हो कि माँ क्या सोचेगी? माँ उनके बारे में नहीं सोचती जो वहां मौज कर रही हैं? कुछ कड़वाहट भरे लहजे में बोली रश्मि। कोई जवाब नहीं था सुरेश के बाद। रश्मि ने आगे बोलना शुरू किया। हम तो समझते थे कि वहां अम्मा और देवर जी का खर्चा दूसरे देवर उठा रहे हैं, किंतु अम्मा और देवर जी तो खुद अपना खर्चा उठा रहे हैं। दूसरे वालों की तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। छोड़ो रश्मि, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? बात को टालने के उद्देश्य से सुरेश बोला, मेरी बातें तो तुम्हें फिजूल की लगती हैं। आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? देखना, एक दिन पछताओगे जरूर। रश्मि ने भी अपनी बात समाप्त कर दी, लेकिन उसे इस समय अपना पति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख लग रहा था। 1 हफ्ता घर में गुजारने पर, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अकल नहीं आई इस आदमी को। आखिर कब तक इस तरह फर्ज फर्ज जिम्मेदारी की रट लगाकर रखेगा? अपने भविष्य की इसे चिंता नहीं। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में जाएगी, उसकी फीस में भी बढ़ोतरी होगी। एक छोटी सी तनख्वाह से कैसे काम चलेगा? फिर कभी सुख दुख के समय अपने पास थोड़ी बहुत बचत भी तो होनी चाहिए। कल लड़की को कुछ कोर्स कराना होगा तो कहाँ से एक मस्त पैसा आएगा? उसके हाथ पीले करने होंगे। यह सब कैसे होगा? बचत के नाम पर आज कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। कब तक जीते रहेंगे हम ऐसी जिंदगी? काफी तनाव महसूस कर रही थी वह। सुरेश ने करवट बदलकर सोने का उपक्रम किया, किंतु नींद तो उसकी आंखों से दूर हो गई थी। एक हद तक उसे रश्मि की बातों में कुछ सच्चाई भी प्रतीत हुई। आखिर रश्मि उसकी पत्नी है, जो कुछ भी कहेगी उसकी भलाई के लिए ही तो कहेगी। बात आगे ना बढ़े इसलिए नींद का बहाना करके वह चुपचाप लेटा रहा।